हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल टेक्नोमॉन्क को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन दबाएं रेगुलर अपडेट्स के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्नोमॉन्क में और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त पुष्पेंद्र। आज जा रही है वीडियो कुछ आउटडोर लोकेशन पे, क्योंकि चीज़ ही ऐसी है। मेरी स्विफ्ट डिज़ायर ZXi AMT का लॉन्ग टर्म रिव्यू। आज हम बात करने जा रहे हैं कि मैंने ये ऑटोमेटिक वर्जन क्यों लिया स्विफ्ट डिज़ायर का, और करीब मुझे 2.5 साल हो चुका है इस कार के साथ में और 30,000 किलोमीटर से ऊपर चल चुकी है। तो मैंने सोचा जब ZXi का 2020 में BS6 वर्जन लॉन्च हो रहा है तो उससे पहले मैं अपने दोस्तों को बता सकूं कि पुराने वाले वर्जन में क्या अच्छाई है, क्या बुराई थी, मैंने ऑटोमेटिक वेरिएंट क्यों चूज़ किया, इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे और आपको क्या क्या शॉर्टकमिंग्स हैं। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। तो बात करते हैं सबसे पहले मेरी गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग ईयर की। ये मैंने खरीदी थी करीब 19 दिसंबर 2017 को और ये मॉडल है स्विफ्ट डिज़ायर ZXi ऑटोमेटिक AMT जिसे हम बोलते हैं। मेरा सबसे पहला जो पॉइंट था वो था कि मेरा बजट था करीब 10 लाख रुपए और उसके अंदर मुझे कॉम्पैक्ट सेडान चाहिए थी और उसमें जो मेरा सबसे प्राइम रिक्वायरमेंट थी वो थी ऑटोमेटिक। तो उस टाइम पे मार्केट में ऑटोमेटिक वर्जन सिर्फ और सिर्फ इस रेंज के अंदर में स्विफ्ट डिज़ायर के अंदर अवेलेबल था। उसके अलावा जितने भी होंडा सिटी या और कारों में जो ऑटोमेटिक वेरिएंट था वो उनके सिर्फ टॉप वेरिएंट में आता था, जो कि करीब 12 से 13 लाख रुपए पड़ता था। तो वो मेरे बजट से बाहर जा रहा था। उस टाइम पे टाटा नेक्सॉन लॉन्च हुई थी बट उसमें ऑटोमेटिक वर्जन नहीं आया था, इसलिए मैंने टाटा नेक्सॉन को कंसिडर नहीं करा, क्योंकि मेरा जो प्राइम रिक्वायरमेंट था वो ऑटोमेटिक इसलिए था क्योंकि मैं दिल्ली के सेंट्रल दिल्ली में रहता हूँ, जहाँ पे हर 400 से 500 मीटर बाद एक रेड लाइट आती है। तो इतना ज़्यादा रश हो जाता है पीक आवर्स पे ऑफिस में आने जाने के टाइम पे कि इसकी वजह से मैंने जो ऑटोमेटिक वर्जन है उसे चूज़ किया। तो सबसे पहला जो मेरा बेसिक रीज़न था वो था ऑटोमेटिक, जो मुझे स्विफ्ट डिज़ायर ने दिया VXi LXi को छोड़ के, उसके बाद VXi से लेके हर वर्जन में। तो मैंने जो सबसे पहले चूज़ करा रीज़न था ऑटोमेटिक। उसके अलावा मुझे इसकी कॉस्टिंग पड़ी 8.69 लाख, यानी कि 8,69,000 रुपये। इसमें मुझे ZXi वर्जन मिला। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था मेरा कार खरीदने का, वो जो कि हम हर इंडियंस के माइंड में रहता है, दैट इज़ माइलेज। कि कार का माइलेज इतना अच्छा हो कि हमें उसे निकालते होती है ना सोचना पड़े अरे इसका माइलेज बहुत कम है तो इसे थोड़ा कम निकाला जाए। तो मेरी इस कार का सिटी में माइलेज है करीब 15 से 16 किलोमीटर पर लीटर एंड हाईवे पे है 21 से 22। ये मेरा पेट्रोल वर्जन है, तो इसमें मुझे कहीं भी टेंशन नहीं होती है निकालने में, क्योंकि 15-16 बहुत ही डिसेंट एवरेज है सिटी के हिसाब से, और हाईवे के हिसाब से 20-21 बहुत सूदिंग है। मैं एक ट्रैवलर हूँ, मैं बहुत ट्रैवलिंग करता हूँ, तो ट्रैवलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट था कि मेरी जो कार हो वो फ्यूल एफिशिएंट। अब बात करते हैं कार के परफॉर्मेंस की। तो मेरी ये जो गाड़ी है ये 1200 सीसी का इसमें इंजन है, और रही बात परेशान करने की, तो मैं ट्रैवलर होने के नाते बहुत लॉन्ग ड्राइव्स पे गया हूँ। मैं से चंबा लेके गया हूँ, उत्तराखंड, हिमाचल, नेपाल तक इसको गाड़ी को मैं लेके गया हूँ। आप साउथ की बात करें तो ऊटी, मुन्नार, बैंगलोर, हर जगह पे मैं इसको लेके गया हूँ। मुझे इस गाड़ी ने कभी कहीं भी धोखा नहीं दिया, मुझे कभी किसी पार्ट को मिसप्लेस का प्रॉब्लम नहीं आया, कोई पार्ट मेरा टूटा नहीं। तो ओवरऑल मैं इस गाड़ी से बहुत सेटिस्फाइड हूँ। आज तक 2.5 साल में मुझे छोटे मोटे भी कोई खर्चे नहीं हुए इस गाड़ी में। जो नॉर्मल हमारा सर्विस में जो चार्ज लगता है उसके अलावा मुझे इसमें कोई खर्चा नहीं करना पड़ा। अब बात करते हैं सर्विस चार्ज की। जो मारुति का जो पॉइंट रहता है वो पहला 1,000 पे, फिर 5,000 पे, फिर 10,000 पे। तो एक साल में आपकी 3 सर्विस हो जाती हैं। उसके बाद आपकी हर 10,000 पे एक सर्विस होती है। तो 30,000 गाड़ी चल चुकी है, अभी तक मेरी 5 सर्विस हो चुकी हैं। इस 5 सर्विस में ऑन एन एवरेज जो खर्चा आया है वो लगभग 6,000 से 7,000 के बीच में बैठता है, जो कि डिसेंट है एक 4 व्हीलर के हिसाब से, बहुत ज़्यादा नहीं है। जो नॉर्मल जो भी इंजन ऑयल से लेके इनकी वॉशिंग से लेके जो भी लेबर चार्जेस हैं वो मारुति के बहुत नॉर्मल हैं।
हैं। और मारुति की सबसे 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 अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है वो लगती है इनकी फीडबैक। जब भी आप इनके सर्विस के लिए लेते हैं तो डोर पिकअप एंड ड्रॉप तो रहता ही है, उसके अलावा जो इनका फीडबैक आपको सर्विस के बाद आता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपसे बार बार कॉल करके ये पूछ लिया जाता है कि आप संतुष्ट हैं या नहीं हैं। तो जो फीडबैक का मामला हो या सर्विस सेंटर्स के मामले हो, तो सर्विस सेंटर भी बहुत ईजिली अवेलेबल हैं ऑल ओवर द इंडिया। तो मारुति को मुझे लगता है लोग जो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट 2 फैक्टर मुझे नज़र आते हैं। पहला है आपका सर्विस सेंटर, दूसरा है इसके पार्ट्स की कॉस्ट। इसका कोई भी पार्ट आप लेंगे तो उसकी जो कॉस्टिंग है वो हुंडई, टाटा या और अदर जर्मन या आप कह लें जापानीज़ गाड़ीज़ के कंपेयर में जो पार्ट का जो कॉस्टिंग है वो बहुत कम है। तो ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो गाड़ी बहुत अच्छी है, ब्रेकिंग पावर बहुत अच्छी है, गाड़ी में ईबीडी सिस्टम से लेके आपके एयरबैग्स भी हैं। तो अगर आप बात करते हैं तो इससे रिलेटेड मुझे इस कार में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब बात करते हैं बूट कैपेसिटी की। कॉम्पैक्ट सेडान होने के बावजूद भी जिस खूबसूरती से मारुति ने जो इसका बूट कैपेसिटी 378 लीटर का जो बनाया वो अपने आप में काबिल तारीफ़ है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो मेरा ZXi है इसमें सिर्फ एक टच बटन से आपका ये ओपन हो जाता है। तो आप देख सकते हैं 378 लीटर का ये बूट कैपेसिटी है, जिसमें आप आराम से अपनी फैमिली के साथ में लॉन्ग ड्राइव्स पे कोई भी सामान रख सकते हैं। ये आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपको सामान रखने की जगह कम पड़ रही है। बहुत ही आरामदायक और बहुत ही स्पेशियस ये बूट कैबिन है, जिससे मुझे पर्सनली बहुत फ़ायदा मिलता है, क्योंकि ट्रैवलिंग करते वक्त आपको इतना सामान ले जाने की ज़रूरत पड़ती है, वो इसमें बहुत ही आसानी से आ जाता है। तो ये है आपका AMT ट्रांसमिशन, जिसका फुल फॉर्म है ऑटो मैनुअल ट्रांसमिशन, जो एक किसी भी मिड रेंज की गाड़ी में कोई भी मारुति या और एंड की कंपनियां आपको देती हैं। ये हाई एंड के CVT से अलग होता है, क्योंकि हाई एंड का जो CVT होता है उसमें आपको जर्क नहीं महसूस होता, परंतु AMT के अंदर जैसे आप गियर चेंज करेंगे तो गियर चेंज करते वक्त आपको जिस तरीके से गियर चेंज करने पर हल्का सा जर्क महसूस होता है, वही जर्क आपको इस AMT में भी महसूस होता है। अब बात करते हैं गाड़ी के ऑटोमेटिक वर्जन की। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये इसका ऑटोमेटिक है, तो बहुत ही छोटा सा गियर कंसोल है। ये न्यूट्रल है, ये रिवर्स है आगे जाने के लिए, ये मैनुअल और ड्राइव। जैसे ही अगर आपको रिवर्स लेना है तो आपको बस ये शिफ्ट करना है तो आपका रिवर्स स्टार्ट हो जाएगा, नहीं आया तो आपके बाद में न्यूट्रल करा। देन अगर आप इसको सीधे बैक लाएंगे तो जैसा लाइट आप दिखा रही है ड्राइव पे मोड कर देगी और आपको सीधे ड्राइव करना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं हिल स्टेशन पे जा रहा हूँ जहाँ पे मुझे थोड़ा स्लोप में प्रॉब्लम आएगा, तो इसके अंदर इस गाड़ी के अंदर मैनुअल का ऑप्शन भी दे रखा है। इसमें आप सिर्फ इसको मैनुअल की तरफ कर देंगे तो आपको ये स्क्रीन पे, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपके स्क्रीन पे शो हो जाएगा कि आपके कौन से गियर में चल रही है। अब आप जैसे ही अगर इस ड्राइव को आप 1 2 ये पीछे करेंगे, वहाँ पे ये आपको शो करने लग जाएगा कि आपने कौन से गियर में गाड़ी चलाई है। तो इसमें दोनों ऑप्शन का आप मजे ले सकते हैं, आप ड्राइव भी ले सकते हैं और मैनुअल गाड़ी भी चला सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत स्मूथ पैटर्न है, जिसमें लोगों को मुझे नहीं लगता कि चलाने में कोई इशू आएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा और कंफर्टेबल है जो आप सिटीज़ में ये ड्राइव कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर की। इंटीरियर में जो आपको सबसे ज़्यादा मेजर चेंजेस दिखते हैं स्विफ्ट डिज़ायर में, वो दिखते हैं इसके इंटीरियर के लुक में। अब बात करते हैं सबसे पहले यहाँ के स्टेयरिंग की। ये जो इसका स्टेयरिंग है ये बहुत ही प्यारा दिखता है, और इसमें जो वुडन फिनिश है वो आपको स्टेयरिंग पे, इनके मेन डैशबोर्ड पे और जो गाड़ी का दरवाज़ा है उस पर ये वुडन दिखता है। अब बात करते हैं इसके स्टीयरिंग पे होने वाले चेंजेस की। तो ये जो आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मोड है जिसके थ्रू आप आपका इसका म्यूज़िक चेंज कर सकते हैं। आप इससे आप नॉइज़ कैंसिलेशन कर सकते हैं। ये जो नीचे देखने वाले बटन जो आप देख रहे हैं, इस बटन में आपको पहला बटन कॉल उठाने का है, फिर कॉल काटने का है और फिर ब्लूटूथ से कनेक्ट करने का है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन दिखेगा। अब आपको की लगाने की ज़रूरत नहीं है, कीलेस है, यहीं से आपका इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम इसके कंसोल की। आप जैसे कंसोल देखते हैं सिंपल है पर बहुत ही प्यारा है। हर जो इसकी जो डिटेलिंग है वो आप आराम से देख सकते हैं, चाहे वो स्पीडोमीटर हो, चाहे वो गियर का पैटर्न हो, टाइमिंग हो, टेम्परेचर हो या फिर RPM हो। आइए बात करते हैं अब गाड़ी के बैक पोर्शन की। तो जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, जो गाड़ी की जो सीट बेल्ट हैं वो बहुत ही अच्छी हैं। जो सबसे अच्छी चीज़ मारुति स्विफ्ट डिज़ायर की है कि आप पीछे आराम से 3 लोग बैठ सकते हैं, और गाड़ियाँ कॉम्पैक्ट करने के चक्कर में पीछे का जो विड्थ है उसको कम कर देती हैं, जिस वजह से 3 लोग इतने आसानी से नहीं बैठ पाते हैं। बट जैसे कि आप इस विड्थ को देख रहे हैं, इसमें आप आराम से 3 लोग बैठ सकते हैं। साथ में इसमें मिडल में एक होल्डर लगा रखा है जिसके अंदर आप आराम से अपने कप होल्डर रख सकते हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं कोई भी ड्रिंक। अब बात करते हैं आपके रियर वेंट AC की। इस रियर वेंट AC में देख सकते हैं आप जैसे 12 वॉट का चार्जर लगा रखा है। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है, आप आगे के साथ साथ पीछे भी अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। जो सबसे मुझे बेनिफिशियल जो स्पेस दिखा वो स्पेस दिखा ये वाला स्पेस। इस स्पेस के साथ में आप अपना मोबाइल यहाँ पे रख सकते हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ रख सकते हैं। ये रियर वेंट AC है। जो एक बात करते हैं AC की, जो पीछे आपको AC प्रोवाइड करता है, जो जितनी भी कॉम्पैक्ट सेडान है उसमें जो रियर वेंट AC हैं वो आज के टाइम में बहुत बोल सकते हैं कि चलन में है, जो कि आपको एक प्रीमियम लुक के साथ में आपको पीछे भी कूलिंग मिल जाती है।
अब बात करते हैं पीछे की सीट्स की। अगर आप ये जो सीट्स में देख रहे हैं, अगर आप 2 लोग बैठते हैं तो आराम से आपको हेड को कुशनिंग मिलती है जो कि एडजस्टेबल है, परंतु अगर आप 3 लोग बैठते हैं तो आपको मिडिल वाले पोर्शन को हेड कुशनिंग नहीं मिलती है। अब बात करते हैं गाड़ी के अंदर करने वाले मॉडिफिकेशंस की। जो सबसे बड़ा मॉडिफिकेशन जो मैंने कराया है वो आपकी स्क्रीन के सामने है। ये है सोनी का इन्फोटेक टच स्क्रीन एप्पल कारप्ले के साथ में। जो मेरा ZXi वर्जन था उसमें एक नॉर्मल स्क्रीन आई थी जिसमें सिर्फ आप ब्लूटूथ के साथ साथ आप सिर्फ FM सुन सकते थे, उसमें रिवर्स कार पार्किंग नहीं आई थी। तो मुझे सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट फीचर था वो मेरे लिए टच स्क्रीन थी, क्योंकि इसमें एक तो मेरा एप्पल फ़ोन कनेक्ट हो सकता था, और जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रिवर्स कैमरा है। मैं आपको शो कर देता हूँ। जैसे आप इसका आप रिवर्स डालेंगे तो ये पूरी स्क्रीन आपको दिखा देता है, सो दैट कि आप आराम से अपनी गाड़ी को बैक कर सकते हैं। इसमें आपको किसी भी पर्सन की नीड की ज़रूरत नहीं है। सेकंड जो मेजर चेंज कराया है मैंने गाड़ी के अंदर वो कराया है, ये आप मेरा शौक मान सकते हैं, ये जो LED लाइट्स लगाई हैं जो कि आप किसी भी SUV में देखते हैं, तो जैसे आप गाड़ी खोलते हैं उसके साथ में ये आपको बहुत ही प्रीमियर लुक दे देती है। तीसरा जो मॉडिफिकेशन कराया है वो मैंने कराया है, आप गाड़ी में सामने देखते हैं, दैट इज़ DRL, जिसको हम डे राइट रनिंग लैंप्स कहते हैं। ये जब भी मैं ZXi प्लस वर्जन की तरफ जा रहा था तो कार के अंदर बहुत ही महंगे मुझे मिल रहे थे, पर मैंने जैसे कि दिल्ली में तो आपको पता ही है कि गाड़ियों की मॉडिफिकेशन के मामले में तो दिल्ली से बेटर कुछ है नहीं, तो ये मैंने DRL लगवाए हैं यहाँ पे चाणक्यपुरी पैलेस से। तो ये मुझे बहुत ही कम कीमत में अराउंड 1,500 में ये DRL लग गए हैं। तो मेरी गाड़ी में 2 लुक्स का प्रॉब्लम था, एक DRL का, दूसरा टच स्क्रीन का, वो दोनों मैंने अपने खुद से लगा लिए हैं। अब हम बात करते हैं गाड़ी में होने वाली शॉर्टकमिंग्स की। तो मुझे जो सबसे डिसअपॉइंटमेंट हुई वो हुई इस चीज़ की, गाड़ी के प्लास्टिक पार्ट से। ये जो आप प्लास्टिक पार्ट देखेंगे, ये प्लास्टिक पार्ट बहुत ही पुअर क्वालिटी का है। एक 4 लाख की आप वैगनर गाड़ी लें या फिर आप 9 लाख की डिज़ायर ले रहे हैं, मारुति जो सबसे ज़्यादा कंजूसी करती है वो इसके प्लास्टिक पार्ट में करती है। ये बहुत ही एवरेज क्वालिटी का बेल्ट है, इसके साथ आपको प्रीमियम फिनिश नहीं आएगी। अगर आप इसी क्वालिटी को अगर आप होंडा या किसी और जर्मन गाड़ी में देखेंगे तो वो आपको बहुत ही कंफर्टेबल लुक देता है। दूसरी जो इस गाड़ी की सबसे बड़ी शॉर्टकमिंग है वो है रियर वेंट AC। इसका जो फ्रंट AC है वो तो बहुत इफेक्टिव है, आपको आराम से कितनी भी गर्मी हो उसमें वो आपको इफेक्ट देता है, परंतु रियर वेंट AC में जो ये रियर वेंट AC की जो कूलिंग है वो इतनी इफेक्टिव नहीं है। खासकर अगर आप किसी बहुत गर्म इलाके से या बहुत उमस भरे इलाके से बिलोंग करते हैं, लाइक दिल्ली या राजस्थान, तो जब भी आपका टेम्परेचर 45-46 जाता है तो रियर वेंट AC उतना इफेक्टिवली वर्क नहीं करता है। मुझे लगता है मारुति को इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं तीसरी सबसे बड़ी शॉर्टकमिंग की, जो इस मारुति को और सेगमेंट से कमज़ोर बनाती है, वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। जैसे कि आप ये गाड़ी देख रहे हैं तो इस गाड़ी का जो आउटर पार्ट है ये बहुत एवरेज क्वालिटी का है। मेरे साथ 2 से 3 बार इंसिडेंट हुए हैं कि अगर कोई बाइक भी अगर आपके यहाँ से साइड से टच होकर जा रही है तो इस पर बहुत इजीली स्क्रैच आ जाते हैं, इसमें बहुत इजीली डेंट आ जाते हैं। चाहे आप इसके रूफ़ की क्वालिटी की बात करें, चाहे फ्रंट की क्वालिटी करें, ये आपको हर जगह निराश करती है। तो मारुति, अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ अपनी बिल्ड क्वालिटी पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर वॉक्सवैगन की तरफ जाते हैं या होंडा की तरफ जाते हैं या टाटा की तरफ जाते हैं तो वहाँ इन गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी आपके कंपेयर में बहुत अच्छी महसूस होती है, दिखाई देती है। तो दोस्तों बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। एक सिंपल सा मिडिल क्लास पर्सन के लिए मेरा ये वर्डिक्ट है कि अगर आपकी 10 लाख की रेंज है और आपको उसके साथ साथ लुक्स और एवरेज दोनों चाहिए और उसके साथ ऑटोमेटिक का मज़ा भी चाहिए, तो दोस्तों ये कार आपके लिए ही बनी है। आप इस कार को ज़रूर ख़रीदें। इस कार के अंदर आपको माइलेज, लुक्स, कंफर्ट और चलाने का मज़ा सब मिलेगा। जो एक चीज़ जो निराश करती है वो निराश करती है इसकी बिल्ड क्वालिटी, जो कि अगर आप सिटी ड्राइव करते हैं तो उस चीज़ में ये कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। तो दोस्तों मेरी तरफ से थम्स अप है स्विफ्ट डिज़ायर को, क्योंकि कार मैंने भी बहुत चीज़ों को सोच के देख के ख़रीदी और 2.5 साल के अंदर मुझे इस गाड़ी के अंदर कभी भी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आई है। तो दोस्तों मेरी तरफ से ज़रूर ख़रीदें आप। और मेरे जो भी दोस्त 2020 की BS6 वर्जन को ख़रीदना चाह रहे हैं और उनको लगता है कि उनको कोई कन्फ्यूज़न है, उनको कुछ पूछना है, तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट्स में आराम से पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। और अगर कोई दोस्त BS6 वर्जन ख़रीद चुका है और उसको लगता है कि उसको कोई कंपैरिजन करना है तो भी वो मुझे इस कमेंट में कर सकता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों आगे से आगे लेटेस्ट मेरे वीडियोज़ देखते रहें। इस कोविड के दौर में आप सब स्वस्थ रहें, सतर्क रहें। नमस्कार।